Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you are all doing very well. So in today's video, we'll be discussing a play that is Waiting for Godot by Samuel Beckett. So in this video, we'll discuss introduction to the author, introduction to the play and the themes of the play and characters as well, and this play has two acts. So in this video, we'll only cover act 1 and act 2 we'll discuss in the another video. I'll give you the link in the description box. So, before the video goes on, let's quickly see the introduction to the author, that is Samuel Beckett. Samuel Beckett was an Irish playwright, novelist, and poet, and best known for his influential works in the 20th century, particularly in the realm of absurdist literature. तो देखो, सैमुअल बेकेट जो थे वो एक आयरिश प्ले राइट थे, क्योंकि ये आयरलैंड के थे इसीलिए आयरिश प्ले राइट, एंड नॉवलिस्ट एंड पोइट, यानी ये प्ले राइट भी थे, नॉवल भी लिखते थे और पोएम्स भी बनाते थे, एंड बेस्ट नोन फॉर हिज इन्फ्लुएंशियल वर्क्स इन द 20th सेंचुरी। जो इनके इन्फ्लुएंशियल वर्क्स थे यानी जो भी इनकी राइटिंग्स थी वो, एंड पर्टिकुलरली इन द रिल्म ऑफ एब्सर्डिस्ट लिटरेचर, यानी इनका जो सबसे ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है वो किस चीज़ में है, एब्सर्डिस्ट लिटरेचर में, यानी ऐसे लिटरेचर इस तरीके के जिसमें बेतुकी चीज़ें होती हैं, नॉनसेंसिकल चीज़ें होती हैं, लेकिन सचमुच में वो नॉनसेंस नहीं होती हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें छुपी होती हैं। अब एब्सर्ड हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्टली सारी चीज़ों को मेंशन किया जाता है, सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। And he was born on April 13, 1906 in Dublin, Ireland and passed away on December 22nd, 1989। तो देखो, इनका जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1906 में डुबलिन में, एंड ही पास्ट अवे और इनकी मृत्यु हो गई थी 22 दिसंबर 1989 में। And one of Beckett's most famous works is the play Waiting for Godot, first published in 1952। तो देखो, इनके जो भी फेमस वर्क्स थे उनमें से एक है वेटिंग फॉर गॉडो, जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1952। पहली बार कब पब्लिश करवाया गया था, 1952 में। And this play is a cornerstone of absurdist theatre, featuring two main characters, Vladimir and Estragon, who wait for someone named Godot। तो देखो, ये जो प्ले है ये हम कह सकते हैं कि ये कॉर्नरस्टोन यानी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एब्सर्डिस्ट थिएटर का, ठीक है, यानी जो भी थिएटर में जो भी चीज़ें हैं, तो ये जो पूरा प्ले है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कॉर्नरस्टोन का क्या मतलब है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें दो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, पहला है व्लादिमिर और दूसरा है स्ट्रैगन, जो कि किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार करते हैं जिसका नाम है गॉडो, ठीक है, जो स्पेलिंग है GODOT, तो टी जो है वो साइलेंट है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है गॉडो। एंड हिज कंट्रीब्यूशंस टू लिटरेचर अर्नड हिम द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1969। और इनके जो भी कंट्रीब्यूशंस थे उनकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में इन 1969। And his influence extends beyond literature into theatre, film, and philosophy, and he is often associated with the theatre of the absurd, a movement that emphasizes the absurdity of human existence। तो इनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं, जितनी भी स्टोरीज़ है, जो भी इन्होंने लिखा है, उसका इन्फ्लुएंस सिर्फ लिटरेचर तक ही नहीं है, बल्कि कहाँ तक है, थिएटर तक, फिल्म तक, यानी जो भी इनकी कहानियाँ हैं लिखी गई, जो भी ड्रामा है, जो भी प्ले है, वो सिर्फ किताबों में ही नहीं रहा बल्कि उसको पर्दे पर भी उतारा गया, उस पर फिल्म बनाई गई, एंड फिलोसफी, एंड ही इज़ ओफन एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, यानी इनको ज़्यादातर किस चीज़ से जोड़ा गया, थिएटर ऑफ एब्सर्ड से, क्योंकि इनका जो ज़्यादातर रोल है वो किस चीज़ में है, एब्सर्डिस्ट लिटरेचर में, यानी इन्हीं सारी चीज़ों को ये ज़्यादा महत्व देते हैं। एंड अ मोमेंट दैट एम्फेसाइजेस द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और ज़्यादातर किस बारे में, एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, यानी जो इंसान है, मनुष्य है, उसका जो अस्तित्व है उसके बारे में बेतुकी चीज़ें क्या क्या है। लेकिन बेतुकी तो हैं, लेकिन हर चीज़ के दो फैसेट्स होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, यानी दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा। तो एब्सर्ड तो है, लेकिन उसके पीछे जो गहराई है, जो उसके पीछे डीप मीनिंग है सारी चीज़ों का, वो क्या है, उस चीज़ के बारे में हमारे जो ऑथर हैं सैमुअल बेकेट वो बात करते हैं। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन टू दी ऑथर। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन टू द प्ले पे, ठीक है, प्ले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वेटिंग फॉर गॉडो वॉज रिटन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये जो प्ले है वेटिंग फॉर गॉडो, इसको दूसरे
जो हमारा विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, उसके बाद लिखा गया था। यानी इसके अंदर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है, यानी उस वक्त का जो टाइम था उस पे मतलब किस तरीके से इंसान के ऊपर, मनुष्य के ऊपर असर हुआ था और कितनी ज़्यादा परेशानियाँ थी, लोग स्ट्रगल कर रहे थे, बीमारियों से सफ़र कर रहे थे और वहाँ का जो वातावरण था उस वक्त का कितना ज़्यादा बुरा था, नेगेटिव था। ठीक है, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो यानी कुछ कुछ चीज़ें जो हैं उससे रिलेटेड भी हैं यहाँ पे इस प्ले में। एंड द पोस्ट वार कॉन्टेक्स्ट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द थीम्स एंड एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस एक्सप्लोर्ड इन द प्ले। यानी जो पोस्ट वार, यानी ये वर्ल्ड वार सेकेंड जो था इसके होने के बाद, क्योंकि ये लिखा गया है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस प्ले में। एंड मैनी स्कॉलर्स इंटरप्रेट it as a reflection of the disillusionment and uncertainty that followed the war, highlighting the absurdity of human existence and the search for meaning in the chaotic world. तो देखो, ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं वो क्या बताते हैं इस पूरे प्ले के लिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। डिसइल्यूजनमेंट यानी जो डिसअपॉइंटमेंट थी पीपल की, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर जो क्वेश्चंस थे, जो कि इतने क्योटिक वर्ल्ड में इतना ज़्यादा जो पूरा कोलाहल मचा हुआ था, उसमें कुछ ढूंढ रहे थे अपने जीवन के लिए, जो होता है ना महत्व ढूंढना कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मोटिव क्या है, उस चीज़ को। जब पूरी लाइफ लोगों की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल मीनिंगलेस हो गई थी, तो इस प्ले को हम उस चीज़ से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्टली हर चीज़ इसमें नहीं बताया गया है, थोड़ा बहुत, कि जब बहुत ज़्यादा विपत्ति आ जाती है मनुष्य के ऊपर तो हमारा जो कंडीशन है, ह्यूमन कंडीशन, वो कैसा हो जाता है, हमारी जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल डगमगाने लग जाती हैं। ठीक है, जो हमारी उम्मीदें हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस उम्मीद की वजह से हम ज़िंदा रहते हैं। जो उम्मीद है वो आज पूरी नहीं होगी तो फिर कल पूरी होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी। तो इस तरीके से जो एक उम्मीद थी लोगों के दिल में, दिमाग में, उस चीज़ की वजह से लोग अपनी मीनिंगलेस लाइफ को भी एक उम्मीद की किरण के साथ जी रहे थे कि कभी तो अच्छा होगा, कभी तो ऐसा होगा जो वो सोच रहे हैं। सो वेटिंग फॉर गॉडो इज़ अ प्ले बाय आयरिश प्ले राइट इन विच टू कैरेक्टर्स व्लादिमिर दीदी एंड एस्ट्रेगन गोगो engage in a variety of discussions and encounters while awaiting the titular Godot who never arrives। तो देखो, ये जो वेटिंग फॉर गॉडो एक प्ले है, ठीक है, जो कि आयरिश प्ले राइट के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि दो कैरेक्टर्स हैं, हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं, व्लादिमिर जिसको कि दीदी भी कहा गया है और एस्ट्रेगन जिसको गोगो कहा गया है। तो दीदी का मतलब तो सिंपल है, जो भाई बहन होते हैं, और जो बड़ा होता है, जो हमारी बड़ी बहन होती है तो उसको हम कहते हैं दीदी, और वो बड़ी है तो वो समझदार है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे व्लादिमिर जो है ये थोड़ा समझदार है, हमें इसमें एज का नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो व्लादिमिर जो है ये थोड़ा समझदार है, इसीलिए इसको दीदी कहा गया है। और एस्ट्रेगन जो है इसको गोगो कहा गया है। गोगो का मतलब होता है छोटा दोस्त या फिर छोटा भाई, यानी उम्र में छोटा, तो इसीलिए व्लादिमिर जो है उसको दीदी कहा गया है और एस्ट्रेगन को गोगो कहा गया है। ठीक है, और ये दोनों ही गॉडो का वेट करते हैं। यहाँ पे गॉडो के लिए टिचुलर बोला गया है, इसका क्या मतलब होता है, नाम मात्र के लिए, कहते हैं ना वो तो नाम के लिए आया और गया, तो नाम मात्र के लिए ये लोग गॉडो का वेट करते हैं, जो कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि स्टेज पे दिखाई नहीं देता। ठीक है, स्टेज पे ये अराइव नहीं होता है, किसी को नहीं दिखता है, बस इतना दिखाया जाता है क्योंकि ये एक प्ले है। तो ये लोग स्टेज पे हैं, व्लादिमिर और एस्ट्रेगन, और ये दोनों गॉडो का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जो गॉडो है वो नहीं आता, स्टेज पे नहीं दिखता ये कैरेक्टर, बस ये नाम मात्र के लिए ही है। और ये नाम मात्र के लिए क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, इस वीडियो के एंड में हमें पता लगेगा कि ये नाम मात्र के लिए ही क्यों है ये कैरेक्टर गॉडो, और ये एक इंसान के रूप में क्यों नहीं आ रहा स्टेज पे, हम इसको क्यों नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ इसका नाम ही क्यों चल रहा है। And Waiting for Godot is Beckett's reworking of his own original French language play, An Attendant Godot, and is subtitled in English A Tragic Comedy in 2 Acts। तो देखो, जो वेटिंग फॉर गॉडो है इस प्ले को इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था। अब यहाँ पे ओरिजिनल लैंग्वेज इसलिए कहा गया है क्योंकि जो इनकी एडल्ट लाइफ थी इन्होंने फ्रांस में ही गुजारी है और इन्होंने फ्रेंच भी सीखा है। ठीक है, तो बस इसीलिए यहाँ पे ओरिजिनल इनकी लैंग्वेज बताई गई है फ्रेंच, लेकिन अगर ये इंग्लिश में लिखते तो और ज़्यादा अच्छा लिख सकते थे, और फ्रेंच में थोड़ा सा इन्होंने डिफ़िकल्ट कर दिया और डायरेक्ट ना बोल के, क्योंकि ये चाहते थे कि इनकी राइटिंग्स में ना मतलब ज़्यादातर एब्सर्ड चीज़ें हों,
बेतुकी चीज़ें हों और लोग जो हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं या फिर इनकी राइटिंग्स जो हैं वो अगर दिखाई जा रही हैं पर्दे पे एक फ़िल्म के रूप में, तो जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनको बेतुकी लगे और समझने में मुश्किल हो। इसी तरीके से जो रीडर्स हैं अगर वो पढ़ रहे हैं, अगर वो नॉवल पढ़ रहे हैं, इनकी राइटिंग्स किसी भी रूप में नॉवल, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी कुछ भी है, अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनको भी एब्सर्ड लगे और समझने में थोड़ी मुश्किल हो, यानी डिफ़िकल्ट बनाने की ये कोशिश करते थे, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस डालने की कोशिश करते थे अपनी राइटिंग्स में। तो इसलिए वेटिंग फॉर गॉडो जो है ये इंग्लिश में लिख सकते थे तो और अच्छी तरीके से ईज़ी लैंग्वेज में लिखते, लेकिन इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा ताकि थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इस प्ले में वो बढ़ सके और जो रीडर्स हैं वो एंगेज ज़्यादा हों इसमें। तो इस प्ले का जो टाइटल है फ्रेंच लैंग्वेज में वो क्या है, एन अटेंडेंट गॉडो, एंड जो सबटाइटल है वो इंग्लिश में क्या है, अ ट्रैजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। तो इस प्ले में हमारे 2 एक्ट्स हैं और दोनों एक्ट्स जो हैं वो 1-1 दिन के हैं, यानी 2 दिन में ये पूरा प्ले ख़त्म हो गया। पहला एक्ट 1 दिन का है, दूसरा एक्ट वो भी दूसरे दिन का है, यानी 2 दिन में ये पूरा प्ले जो है वो ख़त्म हो गया। और इस वीडियो में हम सिर्फ एक्ट 1 को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम काफ़ी सारी फ़नी चीज़ें देखेंगे। कभी कहीं-कहीं पे ये लोग सीरियस भी हो जाते हैं, ये दोनों कैरेक्टर्स एस्ट्रैगन और व्लादिमीर। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया हमारे इंट्रोडक्शन टू द प्ले के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। अब हम चलते हैं इस प्ले की थीम के ऊपर कि इसमें क्या क्या थीम्स हैं। द प्ले एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड द ह्यूमन कंडीशन, often highlighting the absurdity of waiting and the uncertainty of existence। तो पहला थीम है हमारा एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसका क्या मतलब है कि मनुष्य का अस्तित्व, ये एक तरीके से फ़िलॉसफिकल थ्योरी है एग्जिस्टेंशियलिज्म की, यानी जो भी ह्यूमन है वो एग्जिस्टेंस करता है तो उसका क्या कारण है, उसका क्या काम है, वो जो अस्तित्व में है वो क्या करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि एक जो ह्यूमन होता है वो देखो हर प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो ग्रो करना चाहते हैं, डेवलपमेंट को अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो ये हमारी खुद की जो फ्री विल है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो सारे लोग हैं उनके अलग अलग अपनी अपनी कहानियाँ हैं, अपनी अपनी ग्रोथ की अलग अलग कहानी है, सक्सेस की अलग अलग कहानी है, और कुछ लोग जो हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। तो इस तरीके से जो अपना अपना अस्तित्व है वो किस तरीके से लोगों के सामने लाते हैं, किस तरीके से अपना महत्व बढ़ाते हैं, उसके बारे में है। And he often delves into themes of despair, isolation and the search for meaning in a seemingly indifferent universe। तो देखो ये ज़्यादातर जो इनके थीम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्पेयर यानी निराशा, सैड, दुखी, आइसोलेशन, अकेलापन, एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन अ सीमिंगली इनडिफरेंट यूनिवर्स। इनडिफरेंट का मतलब है उदास, उदासीन या फिर सैड, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो इनके ज़्यादातर थीम्स ऐसे ही होते हैं जो कि हम कह सकते हैं ईजी लैंग्वेज में कि 100% में से 80% जो लोग हैं वो सारे इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। यानी वो सैड रहते हैं, अकेले रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को वो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं और ख़ुद से रिलेट करते हैं पढ़ के, ठीक है। तो ऐसे ही थीम्स को हमारे जो ऑथर है वो अपनी राइटिंग्स में शामिल करते हैं और ऐसा ही कुछ थीम हमारे इस प्ले का भी है। तो ये थे हमारे सारे थीम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्ले को। और प्ले की स्टार्टिंग में ही हमारे से एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप बुक खोल के देखोगे, कि हु इज़ गॉडो, कि गॉडो कौन है इस पूरे प्ले में, ठीक है। कि ये एक कैरेक्टर तो है लेकिन विजिबल नहीं है, वो दिखाई नहीं देता, इसका जो अपीयरेंस है वो हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये स्टेज पर आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक इंसान तो है लेकिन साथ ही साथ ये काफ़ी सारी चीज़ों को सिंबलाइज भी करता है। चलिए जानते हैं हु इज़ गॉडो। गॉडो इज़ अ कैरेक्टर हु नेवर एक्चुअली अपीयर्स ऑन द स्टेज। तो ये एक कैरेक्टर है लेकिन ये स्टेज पे अपीयर नहीं करता है, ठीक है। ये इंसान तो है लेकिन ये दिखाई नहीं देता है, सिर्फ इसकी बातें ही हो रही है, सिर्फ इसका इंतज़ार ही हो रहा है स्टेज पर, क्योंकि ये एक प्ले है, एक ड्रामा है। तो जो दो हमारे कैरेक्टर्स हैं व्लादिमीर और एस्ट्रैगन, ये दोनों इसका वेट ही करते रह जाते हैं लेकिन ये नहीं आता। The identity and significance of Godot have been widely debated among scholars and audiences।
तो देखो जो गॉडो है इसकी जो आइडेंटिटी है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है इस पूरे प्ले में, इसके लिए जो काफ़ी सारे स्कॉलर्स हैं, जो ऑडियंस है, जो पढ़ते हैं, रीडर्स जो देखते हैं इस प्ले को, स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस, उन सब में डिबेट चलती है इसकी पहचान को लेके कि आखिर ये क्या चीज़ है। क्योंकि एक तरीके से ये गॉडो जो है ये काफ़ी सारी चीज़ों को सिम्बलाइज करता है, ठीक है। सम इंटरप्रिटेशंस सजेस्ट दैट गॉडो रिप्रेजेंट्स होप, सैल्वेशन और अ हायर पावर और ह्यूमन कंडीशन। तो देखो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो काफ़ी तरह की बातें करते हैं। तो कुछ कहते हैं कि ये जो गॉडो है ये होप को रिप्रेजेंट करता है, यानी उम्मीद को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जो दोनों हमारे कैरेक्टर्स हैं व्लादिमीर और एस्ट्रेगन, ये दोनों ही इसका वेट करते हैं लेकिन ये नहीं आता। और ये सेम चीज़ हमारे साथ भी होती है, एक उम्मीद होती है जिसका हम रोज़ वेट करते हैं, है ना। हम हमेशा वेट करते हैं कि आज नहीं हुआ तो शायद कल हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, 1 हफ्ते बाद हो जाए, और हम उसका इंतज़ार करते ही रहते हैं। और ज़्यादातर सिचुएशन में क्या होता है, वैसा नहीं होता, लेकिन एक उम्मीद हमें होती है। फिर है सैल्वेशन यानी मोक्ष, फिर है हायर पावर, इसको हम कह सकते हैं शायद भगवान, ठीक है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि भगवान को ढूंढते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है, इधर उधर हर जगह ढूंढ लिया लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, हम मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, इस तरीके से। और है ह्यूमन कंडीशन, कि ह्यूमन की जो हालत है वो भी ऐसे ही हो जाती है कि हम काफ़ी टाइम खुद को डिलेमा में पाते हैं, खुद को कंफ्यूज होते हुए देखते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं रहती है। तो इसी तरीके से है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कब सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है एक अकेला नाम, जिसका नाम क्या है, गॉडो, जो कि इन सारी चीज़ों को सिंबलाइज़ करता है। क्योंकि जो इंसान है उसके जीवन में ये सारी चीज़ें होती हैं, उम्मीद होती है, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होती है उनको, हायर पावर, वो भगवान को ढूंढते हैं, और ह्यूमन कंडीशन तो है ही, ठीक है। क्योंकि उसी के ऊपर ये सब कुछ बनाया गया है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर ही हम तब से पढ़ रहे हैं। सो सम इंटरप्रिटेशन सजेस्ट दैट गॉडो रिप्रेजेंट्स होप, इसलिए वो हमने अभी डिस्कस किया, सैल्वेशन और अ हायर पावर एंड ह्यूमन कंडीशन। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो लोग हैं वो सजेस्ट करते हैं कि गॉडो शायद ये है, ठीक है। जो स्कॉलर्स हैं और ऑडियंसेस हैं उनका डिबेट चलता है, वाइल अदर्स व्यू हिम एज अ सिंबल ऑफ द एब्सर्डिटी ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग दैट मे नेवर कम, ठीक है। यानी कुछ ऐसी चीज़ के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं जो कि कभी आएगी ही नहीं, जो शायद कभी ना आए। तो इसमें भी बेतुकी बात ही है, ठीक है, कि मतलब कुछ होना जाना नहीं है लेकिन फिर भी हम उसका इंतज़ार करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। और हम चाह भी रहे हैं कि हम इंतज़ार ना करें लेकिन फिर भी हम उसका इंतज़ार करे जा रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उम्मीद। तो एक तरीके से ह्यूमन लाइफ जो है इसके अंदर एब्सर्डिटी तो है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, हमें पता नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ का इंतज़ार करते जाते हैं, करते जाते हैं। जो चीज़ फ़िक्स है वो क्या है, वो है डेथ। लेकिन इसका भी नहीं पता कि ये कब होने वाला है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना मालूम है कि होगा, लेकिन कब होगा तो हमें इस चीज़ के बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसीलिए हम इंतज़ार करते हैं, किसी किसी चीज़ का उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अपने आप ही आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम उम्मीद करते रहते हैं कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा बेतुकी चीज़ क्या है कि हम ऐसी चीज़ों का भी उम्मीद कर लेते हैं जो शायद कभी हो ही ना। तो अब हम बिना देरी किए सारे कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो देखो क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो हम एक्ट 1 जो है वो दूसरी वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बिकॉज इफ़ आई वुड ऐड एक्ट 1 ऑल्सो देन इट वुड बी लेंदियर, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो 20 और 22 मिनट्स का ये सारा होगा हमारा ये पूरा वीडियो कैरेक्टर्स को मिला के, ठीक है। और उसके बाद हम फिर नई वीडियो निकालेंगे, उसके अंदर हमारा एक्ट 1 और एक्ट 2 होगा, जो कि उस वीडियो का जो लिंक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ दोज वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। तो देखो हमने सारी चीज़ों को इतनी बारीकी से इसीलिए समझा क्योंकि हमारी जो ये कहानी है, ये जो पूरा प्ले है वो छोटा सा ही है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़, जो गहरी बातें हमें समझनी है, उस चीज़ को हमने इसमें डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन टू द प्ले, जो थीम्स थी उसको हमने समझा, तो इसीलिए हमारा इतना टाइम इसमें गया। लेकिन जब हम पूरी समरी को समझेंगे तो उस वक्त हमें इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त सिर्फ हम कहानी समझेंगे और सारा बैकग्राउंड हमारा इसी
वीडियो में क्लियर हो गया, हमें थीम्स पता चल गए, जो इंट्रोडक्शन टू द प्ले था उसके बारे में पता चल गया, इंट्रोडक्शन टू द ऑथर के बारे में पता चल गया, और सारे कैरेक्टर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी मेन चीज़ें हैं इस प्ले के बारे में वो सब हम इसमें जान चुके हैं। तो जब हम समरी करेंगे तो उसमें कहानी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो जो मेन चीज़ है उसको हमने यहाँ पे समझ लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ समरी को डिस्कस करेंगे इन ईजी लैंग्वेज, इन ईजी पॉइंट्स, एंड आई विल मेक श्योर इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू ऑल। तो अब हम चलते हैं, जल्दी से हमारे सारे कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, उसके बाद ये पूरी वीडियो हम एंड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कैरेक्टर है व्लादिमिर, one of the two protagonists. He is often seen as the more philosophical and reflective characters. He contemplates the nature of existence and the meaning of life. तो देखो, ये जो व्लादिमिर है इसको दीदी भी कहा गया है क्योंकि ये समझदार है स्ट्रैगन से, ठीक है। और ये दोनों प्रोटैगनिस्ट में से एक है, यानी एक मेन कैरेक्टर है हमारा, और ये ज़्यादातर फिलोसफिकल माइंड से सोचता है चीज़ों के बारे में, और ये ज़्यादातर नेचर के बारे में सोचता है, एंड एग्जिस्टेंस एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, यानी ये ज़िंदगी के बारे में सोचता है। कहते हैं ना कि एक समझदार इंसान जो समझदारी से सोचता है, तो ये कौन है? व्लादिमिर। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ स्ट्रैगन, जो कि गोगो के नाम से भी जाना गया है। गोगो का मतलब होता है छोटा भाई या फिर छोटा दोस्त। अब छोटा इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये थोड़ी अजीब अजीब हरकतें करता है, इसके बिहेवियर से लगता है कि ये बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, ठीक है। द अदर प्रोटैगनिस्ट, ही इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड ऑफन फोकसेस ऑन इमीडिएट कंसर्न सच एज फिजिकल कंफर्ट। तो देखो, ज़्यादातर ये क्या करता है कि मतलब ये प्रैक्टिकल सोचता है कि अगर ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकल का मतलब समझ रहे हो कि मतलब प्रेजेंट के बारे में सोच रहा होता है, और हमेशा इसको फिजिकल कंफर्ट ही चाहिए होता है। लेकिन समझदार इंसान क्या करता है कि प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा सफ़र करके वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करता है। तो ऐसा इंसान कौन है? ये व्लादिमिर है, जो कि बाद के बारे में सोचता है, लाइफ के बारे में सोचता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है। और स्ट्रैगन जो है वो अपनी प्रेजेंट कंफर्ट के बारे में सोचता है कि अभी क्या होगा, मतलब जो एकदम इमीडिएट होने वाला होता है, मतलब उसको चिंता हो जाती है कि अभी क्या खाएंगे, अभी कहाँ जाएंगे, मतलब होते हैं ना बिल्कुल तुरंत वाला, इस तरीके से। तो ये ज़्यादातर आगे की नहीं सोचता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा पोजो, ठीक है। अ पॉम्पस एंड डोमिनियरिंग कैरेक्टर हु एनकाउंटर्स व्लादिमिर एंड स्ट्रैगन। ही रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी एंड कंट्रोल, एंड हिज इंटरेक्शंस विद द अदर कैरेक्टर्स एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ पावर। तो पोजो जो है ये एक पॉम्पस गाय है। पॉम्पस का मतलब है प्राउड, ये हमेशा अपने आप में प्राउड फील करता रहता है, यानी एक होता है ना कि मतलब खुद के ऊपर क्वेश्चन करना, तो ये इस तरीका का इंसान नहीं है। एंड डोमिनियरिंग, यानी ये घमंडी भी है, और इसकी मुलाकात होती है व्लादिमिर और स्ट्रैगन से। तो ये जो एक तरीके से अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है और इसके कंट्रोल में ये चीज़ों को रखता है। और क्योंकि ये एक बॉस है, हम कह सकते हैं। एक और कैरेक्टर आएगा आगे, लकी, उसका ये बॉस है, और लकी जो है ये पोजो का सर्वेंट होता है, ठीक है। तो इसका कैरेक्टर ही ये है कि ये लोगों के ऊपर धौंस जमाता है, जो इसके स्लेव्स हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। और मतलब ऐसे थीम्स ये दर्शाता है, यानी ये ऐसे थीम्स को रिप्रेजेंट करता है, पावर को कंट्रोल में रखता है लोगों को, इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा लकी, जो कि पोजो का सर्वेंट है। पोजोज सर्वेंट, हु इज़ ऑफन मिसट्रीटेड एंड बर्डनड बाय पोजोज डिमांड्स। तो देखो, ये सर्वेंट है लकी का, और ये उसकी सारी बातें मानता है एक तरीके से। और ये ज़्यादातर मतलब जो होता है ना कि इसके साथ ज़्यादातर बुरा व्यवहार करता है ये पोजो, और ये हमेशा पोजो के डिमांड्स के तले दबा रहता है, यानी उसके इतनी डिमांड्स होते हैं कि ये उसके डिमांड्स के बोझ के तले दबा ही रहता है, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से ये सर्वेंट भी है, उसका ग़ुलाम भी है, स्लेव भी है, और जो पोजो जो है ये मालिक है इसका, ठीक है, लकी का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पेयर बने हुए हैं कैरेक्टर्स के। दो फ्रेंड्स हैं, व्लादिमिर और स्ट्रैगन, जिनको कि दीदी और गोगो कहा गया है। और दूसरा पेयर है पोजो और लकी का। लकी हैज़ अ सिग्निफिकेंट मोनोलॉग इन द प्ले दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द ह्यूमन कंडीशन। तो लकी जो है ये मतलब जब एंटरटेन करता है इन दोनों को, व्लादिमिर को और स्ट्रैगन को, क्योंकि ये दोनों वेट कर रहे होते हैं, तो पोजो इनके पास आता है, ये लोग आपस में मिलते हैं क्योंकि ये लोग वहीं से गुजर रहे होते हैं, पोजो और लकी। तो लकी जो है ये सर्वेंट है पोजो का। तो पोजो इसको कहता है कि चलो भाई कुछ करके दिखाओ एंटरटेनिंग। तो ये जो लकी है ये डांस भी करता है, और डांस करते करते इसका जो हैट है वो नीचे गिर जाता है, और ये स्पीच भी सुनाता है, ठीक है। तो एक तरीके से मोनोलॉग भी सुनाते हैं, और इसी स्पीच के थ्रू ऐसे ऐसे थीम्स हमें दिखाए जाते हैं, जैसे नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द ह्यूमन कंडीशन,
क्योंकि कंडीशन की अगर बात की जाए तो लकी खुद एक बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि उसकी खुद की कंडीशन बिल्कुल ख़राब है। क्यों? पोज़ो की वजह से, और क्योंकि ये स्लेव है, सर्वेंट है, इसलिए। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा मैसेंजर बॉय, जो कि आता है व्लादिमिर और स्ट्रैगन को जैसे ही दिन ख़त्म होता है, क्योंकि ये 2 दिन का एक्ट है, ठीक है, और इसमें 2 एक्ट्स हैं, तो ये दोनों एक्ट में बिल्कुल लास्ट में आता है, जब इन दोनों का इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाला होता है, जब ये दोनों थक जाते हैं इंतज़ार करते करते, तो लास्ट में ये मैसेंजर बॉय आता है और इनको कहता है कि गॉडो जो है वो आज नहीं आएंगे बल्कि कल आएंगे। तो ये पहला दिन जो एक्ट 1 होता है तब भी यही कहता है, और जब एक्ट 2 होता है, जब ये हमारा पूरा प्ले ख़त्म हो जाता है, तब भी ये यही कहता है। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब वो इंतज़ार करते रह जाते हैं, करते रह जाते हैं, और जो गॉडो है वो कभी नहीं आता, ठीक है, बल्कि लास्ट में एक मैसेंजर को भेज देता है और उससे इन्फॉर्म करवाता है कि वो आज नहीं आएगा बल्कि कल आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी हम उम्मीद करते हैं वो आज नहीं हुआ लेकिन कल होगा। तो इसी तरीके से जैसे कि व्लादिमिर और स्ट्रैगन वेट कर रहे हैं गॉडो का, तो ऐसे ही हम ह्यूमंस जो हैं हम भी वेट करते हैं किसी न किसी इवेंट्स का, किसी न किसी चीज़ का, जो कि हमें ऐसा महसूस करवाए कि हाँ, इसके आते ही हमारी जो लाइफ है वो पूरी सफल हो गई, जो भी था हमारा सब कुछ हो गया, भरपूर हो गया, ठीक है। तो हम ऐसा ही इंतज़ार करते रहते हैं ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों का, कि कभी तो कुछ ऐसा हो कि हमें लगे कि हाँ भाई हमारी ज़िंदगी जो है वो अच्छी चल रही है, तो हम इंतज़ार करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और अगर वो चीज़ हमारे साथ हो भी जाती है तो हमें एहसास नहीं होता उस चीज़ को एंजॉय करने के बाद। फिर हम किसी न किसी चीज़ का इंतज़ार करते ही हैं, तो हमारे अंदर जो होप होता है, एक ह्यूमन नेचर ही है कि हम उम्मीद रखते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है तो और अच्छा हो, तो ऐसे ही हमारा जो इंतज़ार है ये ख़त्म नहीं होता। और ये इंतज़ार क्या चीज़ है? ये क्या है? व्लादिमिर और स्ट्रैगन। तो इसी के साथ हमारा पूरा ये जो प्ले था, यानी फर्स्ट पार्ट, आगे हम एक्ट 1 और एक्ट 2 को समझेंगे, इसमें सारे मेन चीज़ें हमने समझ ली हैं, और अब हम सिर्फ डायरेक्टली समरी को डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट्स में। तो वो वीडियोस जो हैं वो इससे तो छोटी ही होंगी, ठीक है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जो भी डिस्कस किया यहाँ पे आप सबको क्लियर हो गया हो। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर इट with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. And till we meet in the next video, keep learning.